तो यार आज अपन देखेंगे कि जो अपन ने डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन की बात की थी पिछले इन 2 वीडियोस में, तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियोस को जरूर देख लो, तो उसके आगे की चीजें अब आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स में हमने ये सीखा था कि जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो बेसिकली अलग अलग फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं उन पे अगर आप अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो उनके स्लोप्स होते हैं। तो ये स्लोप जो होता है वो हमें उस फंक्शन का y x के साथ कैसे बदल रहा है ये क्वांटिटी हमें बता देते हैं। तो इस ग्रेडियंट से बेसिकली हम अलग अलग क्वांटिटीज के चेंज निकाल सकते हैं। जैसे मान लो किसी पाइप में पानी फ्लो हो रहा है और वो पानी फ्लो के एक बकेट में जा रहा है, एक बाल्टी में जा रहा है, तो बेसिकली किस रेट से पानी फ्लो हो रहा है उस पाइप के अंदर, दैट इज अ डेरिवेटिव। किस हिसाब से जो बकेट है वो भर रही है उसमें वाटर लेवल राइज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव। फिर इसी तरीके से कोई आदमी है या कोई भी बॉडी है वो किस रेट से मूव कर रहा है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको आप वेलोसिटी जानते हो। और वेलोसिटी भी एक ग्रेडियंट है, किसका, पोजीशन का टाइम के साथ में। तो इस तरीके से हमने डेरिवेटिव्स के बारे में काफी कुछ सीखा और वो आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो आगे अपन एक इलस्ट्रेशन से कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, और वो एक रॉकेट में बैठ के स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। तो बेसिकली जब वो स्पेस में ट्रेवल कर रहा होगा तो उसे अपने आसपास की चीजें सब मूविंग दिखाई दे रही होगी। मतलब रॉकेट आगे जा रहा होगा तो सारी चीजें पीछे आती हुई दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे स्पेस में जो रॉकेट है, इस रॉकेट के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। तो सपोज इस इंस्ट्रूमेंट से वो ये तो पता लगा सकता है कि रॉकेट कितनी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो कितना दूर मूव कर रहा है वो उसको नहीं पता है, दैट इज अननोन क्वांटिटी। ठीक है, तो आगे अपन सोचते हैं कि सपोज ये एस्ट्रोनॉट अपना मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस एस्ट्रोनॉट को बेसिकली वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। ऑलराइट, अब ये सपोज शुरू के 2 घंटे में, ठीक है, कुछ 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है और इस 2 घंटे के बाद में वो सपोज कुछ 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलने लगता है। तो अब बेसिकली अपन ये सोच सकते हैं कि ये किस तरीके से, इसको अपन समझे कैसे, ये अपने को दिखेगा कैसे मैथमेटिकली। तो अगर इसको देखना है तो एक ग्राफ अपन बना सकते हैं। तो इस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस है वो बेसिकली हम सोच सकते हैं कि टाइम एक्सिस है, कि वहां पे टाइम हम लिखेंगे आवर्स में, ठीक है, और जिसका वाई एक्सिस है वहां पे हम सपोज डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं मान लेता हूं कुछ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी विल बी एफ डैश एक्स। ठीक, तो एक्स एक्सिस में हमारा जो इनपुट है दैट विल बी टाइम और वाई एक्सिस में जो फंक्शन है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और अगर आपको फंक्शंस के बारे में और सीखना है तो ये फंक्शन वाला वीडियो जरूर से देख लेना। तो शुरू के इन टाइम के हिसाब से हम सोच सकते हो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा। तो आप सोचो अगर एक रॉकेट जो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो शुरू के 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है, तो 60 किलोमीटर कवर करेगा, तो यहाँ पे लिख देते 60। ठीक है, अच्छा, अगले 1 घंटे में वो कितना कवर करेगा, अगले 1 घंटे में एक और 60 कवर करेगा, मतलब 60 + 60 विल बी 120 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है, तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है इस एस्ट्रोनॉट का, तो आप ये सोच सकते हो कि जो एस्ट्रोनॉट है इसका हमारे पास वेलोसिटी पता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। तो वेलोसिटी जो है वो बेसिकली ग्रेडियंट है या स्लोप है। ठीक है, तो हमें स्लोप पता है कि शुरू के 1 घंटे में वो 60 से मूव कर रहा है। ठीक, तो अगर मुझे स्लोप पता है तो मैं एक लाइन बना सकता हूं। तो अगर मुझे वेलोसिटी पता है तो शुरू के 2 घंटे के लिए मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी वो इसी लाइन का स्लोप होगा बेसिकली, है कि नहीं। अब इस 2 घंटे ड्यूरेशन के बाद वो 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो बेसिकली 100 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो 60 से ज्यादा है। तो ये जो लाइन होगी ये थोड़ी सी और ज्यादा स्टीप होने वाली है। तो ये हो जाएगा अपना 100 और ये वाला है अपना 60 किलोमीटर पर आवर। तो सपोज हम अगर इंटरेस्टेड हैं कि भाई इस एस्ट्रोनॉट ने 1 आवर से लेके 3 आवर्स के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, सोचो। तो उसके लिए अपन ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो अगर हम निकालना चाहते हैं कि 1st आवर से 3rd आवर के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप एक चीज नोटिस करो, 1st आवर पे वो कहां पे था, वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था। ठीक है, 2nd आवर के बाद वो 120 किलोमीटर पे पहुंच गया है, 0 से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो। ठीक है, मतलब 1st आवर से 2nd आवर के बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, 120 - 60, है कि नहीं। देन
सेकेंड आवर से लेके थर्ड आवर के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमें पता है कि वो 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। मतलब सेकेंड आवर से लेके थर्ड आवर के बीच में वो अगेन 100 किलोमीटर चल जाएगा। इसका मतलब सेकेंड आवर से लेके थर्ड आवर के बीच में वो कितना चलेगा, 120 प्लस ये हो जाएगा 100 किलोमीटर, है कि नहीं। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी दिस वुड बी 220 किलोमीटर। 120 प्लस 100 220 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अगर डिस्टेंस पता करना है इस केस में, तो हमने क्या किया, फर्स्ट आवर से लेके थर्ड आवर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो इसके लिए हमने बेसिकली कुछ इस तरीके से जुगाड़ बनाया कि फर्स्ट आवर से लेके सेकेंड आवर के बीच में उसने इतना चला और सेकेंड आवर से लेके थर्ड आवर के बीच में उसने इतना चला, ठीक है। तो फर्स्ट से लेके थर्ड में कितना चला, तो आप बोलोगे सर इतना चला, है कि नहीं। तो अगर मैं बोलता हूं दिस इज एफ ऑफ 1, मतलब जब फंक्शन में आपने x की वैल्यू को 1 डाला, दैट इज टाइम की वैल्यू को आपने 1 पुट किया, तो आपका फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, 60। इसी तरीके से जब आपने थर्ड आवर टाइम को 3 आवर डाला तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, 220। तो ये ऊपर ये वाला हो जाएगा अपना एफ ऑफ 3 और ये हो जाएगा अपना एफ ऑफ 1, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फर्स्ट आवर से लेकर थर्ड आवर के बीच में, तो उसको निकालने के लिए अपन ये वाला गैप देख लेंगे। ये गैप कितना हो जाएगा, F3 माइनस एफ ऑफ 1। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 220 माइनस 60। तो ये कितना हो जाएगा, 160 किलोमीटर्स। तो इतनी मेहनत करके हमने ये पता लगाया कि 160 किलोमीटर्स वो फर्स्ट आवर से लेके थर्ड आवर में चला। तो ये एक नजरिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन सपोज अगर मैं इंटरेस्टेड हूं कि भाई मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना बना के क्या मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं क्या, चलो देख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे अपनी टाइम है आवर्स में, है ना। वाई एक्सिस में अपनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो जाएगी किलोमीटर्स पर आवर में। अब जो वेलोसिटी अपनी है एफ डैश एक्स, है कि नहीं, और जो टाइम है वो अपना एक्स है सिंपली। तो जो अपने एस्ट्रोनॉट है वो 0 से लेके 2 आवर्स तक 60 किलोमीटर पर आवर पे चला, और सेकेंड आवर के बाद उसकी स्पीड खटैक से 100 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो उसका ग्राफ कुछ यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, इसके आगे वो 100 से चला, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कुछ अपन को ग्राफ मिलेगा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाले। मतलब शुरू के 2 घंटे वो 60 से चला और 2 घंटे के बाद में जितना भी टाइम है वो 100 से चला। तो अब अगर इस ग्राफ में अपन डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो वो अपन कैसे निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है जो वेलोसिटी होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपॉन कितना टाइम लगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं तो अगर मैं यहां से टाइम को ऊपर कूदा दूं तो वेलोसिटी इंटू टाइम अपन को क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो इस ग्राफ में आप नोटिस करो जो वाई एक्सिस है, जो अपना वाई एक्सिस है वो है क्या, वाई एक्सिस बेसिकली वेलोसिटी है कि नहीं, और जो एक्स एक्सिस है वो अपना टाइम है। तो वाई एक्सिस में अपने पास वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में अपने पास टाइम है, और यहाँ पे देखो वेलोसिटी इंटू टाइम आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। इसका मतलब अगर मैं 1 आवर से लेके 3 आवर्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं तो उसके लिए हमें कितना वेलोसिटी था इंटू कितने देर के लिए उस वेलोसिटी चला वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप नोटिस करो कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली आपको ये वाला एरिया मिलने वाला है, क्योंकि आपका y में जो क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है और x में जो क्वांटिटी टाइम है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एरिया ही तो निकल के आएगा, है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम सेकेंड आवर से लेके थर्ड आवर की बात करें तो वहां पे वो 100 से चला तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो अगर हम ये एरिया पता कर लें तो यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो d1 ये हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी यहाँ पे 60 है और टाइम यहाँ पे 1 आवर है, मतलब इस 1 आवर के इंटरवल में हमने पता किया है, ठीक है। सिमिलरली इस वाले एरिया के लिए हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी 100 इंटू कितनी देर के लिए चला, 1 आवर के लिए चला, है ना। ये वाला इंटरवल भी अगेन 1 आवर के लिए है, 100 से चला। तो यहाँ पे अपन को डिस्प्लेसमेंट d2 मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया, तो अगर आप टोटल लिखते हो दैट विल बी 100 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 160 किलोमीटर। तो आप नोटिस करो कि इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सिंपली अगर इन रेक्टेंगल्स का लेंथ इंटू ब्रेथ अगर अपन कर लेते हैं तो हमें बेसिकली एरिया मिल जाएगा, और वो एरिया जो क्वांटिटी है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट एरिया निकाल के हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है, सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ 1.5 आवर्स से लेके 3 आवर्स के बीच में वो कितना चला, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1.5 आवर वाला रेक्टेंगल ले लोगे और 3 आवर्स के लिए ये वाला रेक्टेंगल ले लोगे। तो इनका एरिया निकाल के आप पता लगा लोगे कि 1.5 घंटे से लेके 3 घंटे में कितना चला। और ये सिर्फ यहां तक की लिमिटेड नहीं है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1 आवर
24 मिनट्स एंड 10 सेकेंड से लेके 2 आवर 13 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स के लिए बताओ तो भी आप निकाल लोगे। मतलब 100 बात की एक बात ये है, इस एरिया वाले तरीके से अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो ये ज्यादा इजी हो जाता है रेदर उस ग्रेडियंट वाले तरीके से, है कि नहीं। तो हमने जो ग्रेडियंट वाले प्रॉब्लम से बात की थी कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है तो सेम ही है, तो हम लिख सकते हैं f(3) माइनस f(1). सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 आवर टू 3 आवर, और उस डिस्प्लेसमेंट को हम इस एरिया के थ्रू बता रहे हैं अब की बार, है ना। तो बेसिकली हमें एक्चुअली दो अलग अलग एरियाज का सम करना है, और अगर आपको ध्यान हो कि सम करने के लिए हमारे पास मैथ्स में एक साइन होता है जिसको अपन सिग्मा बोलते हैं, ये वाला। और इस सिग्मा में जैसे अगर हम लिखते हैं n बराबर 1 आवर से लेके n बराबर 3 आवर तक हमें सम करना है, लेकिन ये वाला जो सम होता है ये एक्चुअली डिस्क्रीट क्वांटिटीज को एड अप करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि 1 + 2 + 3 इस तरीके से अगर लिखता हूं, अलग अलग क्वांटिटीज है तो उसको एड अप करने के लिए हम सिग्मा यूज करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे अगर हमारे पास छोटे लंबे कैसे भी साइज के अलग अलग एरियाज हैं, और उन छोटे से लेके बड़े एरिया कितने भी साइजेस के जो एरियाज हैं, उन एरियाज को जब अपन सम करेंगे तो वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा रेदर देन इस तरीके से डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके के कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक डिफरेंट साइन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो एस है वो ग्रीक में इस सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है, तो एस तो चला गया। तो इंग्लिश लेटर का जो एस होता है, इंग्लिश लेटर का जो एस होता है एस, इसी को अगर अपन स्ट्रेच कर दें तो इसको अपन कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। और सिग्मा में जहां अपन एक लोअर बाउंड्री से लेके एक अपर बाउंड्री तक की बात कर रहे थे कि यहां से लेके यहां तक की चीजों को एड अप करो, सिमिलरली इस ऑपरेशन में भी हम चीजों को एड अप ही करेंगे। जैसे यहाँ पे 1st आवर से लेके 3rd आवर तक का हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो 1 से लेके 3 एकदम इसी की तरह हो जाएगा, और अंदर आएगा सारा एरिया जिनको हम सम करना चाहते हैं। तो अगर आपको याद हो कि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, y एक्सिस में क्या है f'(x), तो इसकी लेंथ अपने पास हो जाएगी f'(x) इनटू, अगर आप इसको ध्यान दो x एक्सिस पे कौन है, x एक्सिस पे अपना टाइम है ना। तो अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में मैं बताऊं तो x एक्सिस में हम लिख सकते हैं कुछ क्वांटिटी जो कि x होगी, लेकिन अगर आप ध्यान दो कि अगर हम बात करें कि 1 आवर से लेके 3 आवर तक, इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं 1.5 आवर से लेके 2.5 आवर तक, ऐसे बीच में कोई भी टाइम हो सकता है। तो ये जो टाइम इंटरवल है तो ये बेसिकली आप देखो ना x का चेंज है कि नहीं, दिस इज द चेंज इन x। जैसे 1st आवर से 3 आवर्स के बीच में कितना टाइम हुआ, 2 आवर्स, तो दिस इज द चेंज इन x, ठीक है। और चेंज के लिए हमने अपने डिफरेंशियल कैलकुलस वाले वीडियो में देखा था कि कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है तो उसके लिए हम d लगा सकते हैं, है ना, d ऑफ x, तो ये बन जाता है अपना d ऑफ x। तो यहां हमको मिल गया लेंथ टाइम्स ब्रेथ को सबको जोड़ दोगे तो पूरा एरिया मिल गया। तो यही चीज कहलाता है इंटीग्रेशन, मतलब चीजों को जोड़ना, कंबाइन करना, है ना। तो इस तरीके से हम सारे एरियाज को जोड़ के ये बता सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा एक मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आप एक चीज को अगर ध्यान दो, हमारे पास पहले जो वेलोसिटी थी वो नोन क्वांटिटी थी, और जो डिस्प्लेसमेंट हम निकालना चाहते थे वो हमारा अननोन था, है ना। और नोन क्वांटिटी को हमने पहले f'(x) बोला था, मतलब वेलोसिटी वाज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वेलोसिटी को अपन ने f'(x) बोला था और डिस्प्लेसमेंट को अपन ने fx बोला था। लेकिन हमने जो ऊपर तरीका देखा इसमें अपन ने ये देखा कि हमने ग्रेडियंट प्रॉब्लम को एरिया प्रॉब्लम बना लिया, मतलब एक ही प्रॉब्लम को देखने के दो नजरिए हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ग्रेडियंट प्रॉब्लम में टोटल चेंज पता कर लो तो आप एरिया बता सकते हो, और उस एरिया से आपकी जो डिजायर्ड क्वांटिटी है वो बता सकते हो। सिमिलरली अगर आप एरिया पता कर लो तो आप ग्रेडियंट प्रॉब्लम का आंसर कर सकते हो, है कि नहीं। तो दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है ना। तो यहां पे अगर आप ध्यान दो तो जो अपनी वेलोसिटी है वो अपनी नोन क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए fx बोलता हूं तो डिस्प्लेसमेंट जो अपना अननोन क्वांटिटी है उसको एट द सेम टाइम अपन fx तो नहीं बोल सकते, तो इसको क्या बोल सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में ये डेरिवेटिव है, मतलब वेलोसिटी अपने डेरिवेटिव था, तो डेरिवेटिव जहां से आया है ना, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वो डेरिवेटिव आया है उस फंक्शन को अपन प्रिमिटिव बोलते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है जिसको अपन fx बोलना चाह रहे हैं आपकी बार, और जो अपना डिस्प्लेसमेंट है ये उसका प्रिमिटिव बन जाएगा, और उस प्रिमिटिव को हम बोलते हैं कैपिटल f ऑफ x से। तो ये कैपिटल f ऑफ x कहलाता है प्रिमिटिव फंक्शन, ठीक है। तो प्रिमिटिव फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा जिसको अपन fx बोल रहे हैं, और fx को इंटीग्रेट करोगे तो आपको प्रिमिटिव फंक्शन मिल जाएगा।
जैसा कि अपन ने उस एग्जाम्पल में देखा कि उस ग्रेडियंट प्रॉब्लम को जब अपन f3 माइनस f1 कर रहे थे तो हमें राइट हैंड साइड को एक इंटीग्रेशन चीज दे रही थी, मतलब चीजों को इंटीग्रेट करने पे अपन पीछे पहुंच जा रहे हैं जहां से वो आया है। तो हमने लिखा था f(3) माइनस f(1) विल गिव अस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 3 तक f' dx। पहले हम ऐसा लिख रहे थे, लेकिन अब अपने नए कन्वेंशन के हिसाब से अपन ने वेलोसिटी को fx बोल दिया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका प्रिमिटिव बन जाएगा कैपिटल fx। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल f(3) माइनस कैपिटल f(1) इक्वल्स इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 fx dx। ठीक है, इसको अगर आप और ज्यादा जनरल फॉर्म में सोचो तो बेसिकली ये जो राइट साइड को चीज है ये हमको एक एरिया दे रहा है, एक लोअर बाउंड्री से लेके एक अपर बाउंड्री के लिए। दिस इज कॉल्ड द लोअर बाउंड्री और इसको बोलते हैं अपर बाउंड्री, है ना। इस जगह से लेके इस जगह के बीच में हमको इंटीग्रेशन चाहिए, एरिया चाहिए। तो इसको और ज्यादा जनरलाइज करने के लिए कि इसको हम हर जगह यूज कर सके, तो मैं बोलता हूं कि जो लोअर बाउंड्री अपनी, उस लोअर बाउंड्री को अपन बोल देंगे कुछ a, और ये जो अपर बाउंड्री है इसको अपन कुछ बोल देंगे b। ठीक है, a से लेके b तक। तो सिमिलरली लोअर बाउंड्री क्या बन जाएगी, ये भी a बन जाएगी और ये अपर बाउंड्री हमारी b बन जाएगी। तो इसका जनरल फॉर्म कैसा दिखेगा हमें, f ऑफ b माइनस f ऑफ a इक्वल्स इंटीग्रेशन a से लेके b तक fx dx। ठीक है, तो इस तरीके से और ज्यादा जनरलाइज फॉर्म में हम इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का सबसे पहला यूज क्या है कि अपन एक ग्रेडियंट प्रॉब्लम को एक एरिया प्रॉब्लम बना के समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप पूछ सकते हो कि सर पहले वाले इसमें अपन ने तो ऐसे सिंपल रेक्टेंगल्स का एरिया निकाला था, लेकिन अगर फंक्शन टेढ़ा मेढ़ा होगा तब क्या करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो सपोज अपने पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, और ज्यादा जनरल फॉर्म में, है ना। तो मान लो हमें पता करना है कि इस पॉइंट, मान लो इसको x बराबर a बोल देता हूं, से लेके इस पॉइंट तक सपोज कुछ x बराबर b तक का एरिया अपन को पता करना है। तब अपन कैसे करेंगे, तो सिंपल काम करना है। हम पहले वाले प्रॉब्लम में क्या देखे थे, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़ लेंगे और उन रेक्टेंगल्स का लेंथ इनटू ब्रेथ करके सारे एरियाज निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन सेम काम करने वाले हैं। तो सपोज अपन एक रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में दिक्कत क्या हो रही है कि ऊपर का जो पार्ट है, ध्यान से देखो, ये वाले ऊपर वाले पार्ट में एक छोटा सा ट्राइंगल जैसा बन रहा है, क्योंकि जो अपना कर्व है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है ना, एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा कर्वी है। तो अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहेंगे तो हम इसका एरिया निकालेंगे बेसिकली, है ना। तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो थोड़ा सा बच जाएगा, मतलब उतने एरिया का एरर आएगा। और ऐसे जब हम सारे एरियाज को एड अप करेंगे ऐसे ऐसे रेक्टेंगल्स बना बना के, तो उन सब में थोड़ा थोड़ा एरर एड अप होके कुछ एक बड़ा एरर हमें देगा, है ना। तो उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, समझना ध्यान से, कोई भी एक स्ट्रिप ले लेते हैं, कोई एक पट्टी ले लेते हैं। इस पट्टी की हाइट कुछ y मान लो, तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है उसको अपन डेल्टा x बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स के एरिया का जो एरर होने वाला है, इस एरर से अगर अपन को बचना है तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है उसको कम से कम करना पड़ेगा। अगर एकदम पतली सी ये स्ट्रिप होगी तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वो भी एकदम छोटू सा होकर सिमट जाएगा, है ना, मतलब उसका एरर कम से कम हो जाएगा या लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ बहुत ही ज्यादा पतली पट्टी लेते हैं, बहुत ही पतली। तो इस ब्लैक कलर से अपन ने बहुत ही पतली सी पट्टी बना दी, और इस इतने ज्यादा थिन स्ट्रिप की वजह से अपना जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाएगा। और इस एकदम पतली सी जो पट्टी है, इसकी जो चौड़ाई है उसको अपन dx से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस पतली सी पट्टी का एरिया भी बहुत छोटा सा होगा, तो छोटे से एरिया को अपन d ऑफ a लिख सकते हैं, छोटू सा एरिया इक्वल्स स्ट्रिप की हाइट दैट इज y इंटू स्ट्रिप की चौड़ाई इंटू dx। ठीक है, तो इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, y की जगह अपन लिख सकते हैं f ऑफ x इंटू dx। ठीक है, तो इन सारी स्ट्रिप्स की अगर हाइट्स को अपन एड अप करें, ठीक है, उनका सबका y अलग अलग होगा, वो इसी में आ जाएगा, है ना, क्योंकि जनरल फॉर्म में अपन लिख रहे हैं। तो इन सारी पट्टियों को जब अपन एड अप करेंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा इसके नीचे जो हमें चाहिए था। तो उसके लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड में छोटे छोटे एरियाज का सम विल गिव यू टोटल एरिया। मान लो कैपिटल है a इक्वल्स इंटीग्रेशन fx dx, कुछ एक लोअर बाउंड्री से लेके कुछ एक अपर बाउंड्री तक। ठीक है, तो यही कहलाता है अपना इंटीग्रेशन। और मजे की बात यह है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये एक्चुअली अपना डिफरेंशिएशन का एक बिछड़ा हुआ भाई है। और अपन आगे देखेंगे कि जो डेरिवेटिव्स हैं उनके जो प्रिमिटिव्स होते हैं उस तक अपन पहुंच सकते हैं इंटीग्रेशन लगा के। मतलब अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, मतलब सपोज d बाई dx कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है
वो एक्स के टर्म्स में, किसी और के टर्म्स में होता तो अपन नीचे भी उसकी रिस्पेक्ट में करते। जैसे मान लो टी के रूप में फंक्शन है, मान लो y बराबर टी स्क्वायर है तो अपन नीचे dt करते है ना। तो वो डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है। तो इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स, ठीक है। और अगर एफ डैश एक्स को आप इंटीग्रेट करो तो आपको क्या मिल जाएगा वापस से एफ एक्स, वो आपका प्रिमिटिव फंक्शन है एफ डैश एक्स का, और एफ डैश एक्स जो है वो आपके एफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं जरूर।